हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, एटॉमिक रेडियाई देखा, आयनिक रेडियाई देखा। आज हम डिस्कस करेंगे मेटेलिक स्ट्रेंथ को लेकर के। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के मेटेलिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वह मेटल होते हैं। अगर वो मेटल है तो उनका एक मेटेलिक स्ट्रेंथ होगा, और ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होता है वह डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्डिंग पे कि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड कैसा है। जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा मेटेलिक बॉन्ड, उतना ही उसका अच्छा मेटेलिक क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा। और ये जो मेटेलिक बॉन्ड होता है इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये डिपेंड करता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेटेलिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, ये जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है इट इज डिपेंड अपॉन मेटेलिक बॉन्डिंग। ये मेटेलिक बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। और जो मेटेलिक बॉन्डिंग होता है वह नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छा होगा तो मेटेलिक स्ट्रेंथ भी अच्छा होगा। अब मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है, देखिए, अगर मैं कोई भी मेटल का एक क्रिस्टल लेता हूं, ठीक है, मान लीजिए हमने कोई मेटल का क्रिस्टल लिया, ठीक है, ये मेटल का एक क्या है, क्रिस्टल है, ठीक है। तो मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन। मेटल हमेशा क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को लूज करके रखता है, क्योंकि मेटल की एक टेंडेंसी होती है, प्रॉपर्टी होती है। वो मेटल इसीलिए है क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, वह लूज करता है, ठीक है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, और उसने n इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जब वो n इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, m प्लस n का चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा, m प्लस n का चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, m प्लस n का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो ये लूज करता है, ये लूज इलेक्ट्रॉन इसी मेटल के क्रिस्टल के अंदर ये क्या करते हैं, डीलोकलाइज होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है जो इस मेटल सीट के अंदर, मेटल क्रिस्टल के अंदर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये आपका सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हम इसको और क्लियरली बोले तो ये हम कह सकते हैं कि सी ऑफ क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मूव करते हुए इलेक्ट्रॉनों का एक पूरा समुद्र है जिसके अंदर ये मेटल्स आयन क्या है, प्रेजेंट है। इस मेटल आयन को हम यहाँ पर, इस मेटल आयन को हम यहाँ पर क्या बुलाते हैं, इस मेटल आयन को हम यहाँ पर कर्नेल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, कर्नेल। कर्नेल क्या होता है, जब कोई मेटल अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है, ठीक है, तो जो उसका न्यूक्लियस होता है और जो उसके इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मिल करके कर्नेल कहलाते हैं। क्या क्या मैंने बोला, कर्नेल क्या होता है, तो कर्नेल होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है मेटल आयन का, और प्लस इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है ये मिल करके कर्नेल बनाते हैं, इन्हीं को हम लोग कर्नेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, इस एक मेटल आयन को दूसरे मेटल आयन के साथ बॉन्डिंग करने के लिए ये जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको भी अट्रैक्ट करके रखेगा, 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 ठीक है। तो यही जो कर्नेल और मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में जो ये अट्रैक्शन होता है, इसी अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड।
क्या बुलाते हैं? मेटेलिक बॉन्ड बुलाते हैं। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन का एक मेटल आयन दूसरे मेटल आयन के साथ क्या होता है? जुड़ा रहता है, MM बॉन्ड होता है, MM इंटरेक्शन होता है, और इसी इंटरेक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कॉल्ड एज मेटेलिक बॉन्ड। और ये मेटेलिक बॉन्ड किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटेलिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करते हैं 3D सीरीज की, 3D सीरीज की, ठीक है, अगर हम 3D सीरीज की बात करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये जो है, ठीक है। अब मैं यहां पर देखूंगा कि कितने इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए अगर स्कैंडियम की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D1,4s2। चलिए हम एक काम करते हैं, हम ऑर्बिटल्स को बना लेते हैं। ठीक है, ये 3D ऑर्बिटल है और ये क्या है आपका 4s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये 4s है और ये 3D है। ठीक है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3D1,4s2। तो D में एक इलेक्ट्रॉन और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। ऐसे अगर हम वेनेडियम बात करते हैं तो 3D2,4s2, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। ठीक है, अगर हम टाइटेनियम वेनेडियम की बात करते हैं तो 3D3,4s2। स्कैंडियम का क्या होता है? 3D1,4s2, टाइटेनियम 3D2,4s2, वेनेडियम 3D3,4s2, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। क्रोमियम में क्या होता है? 3D5 एंड 4s1, 3D5 4s1, मतलब यहाँ पर क्या होता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम कर जाता है, ठीक है, जो 3D में चला जाता है, जिसके कारण ये हाफ फील्ड हो जाता है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। 5 + 1 6। जब मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का क्या होता है? 3D5 4s2, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। आयरन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4। कोबाल्ट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। निकिल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। और कॉपर में क्या होता है कि कॉपर के केस में क्या होता है? यहां से, ठीक है, फिर से क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जम कर जाता है और 3D10,4s2 हो जाता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। और जिंक में क्या होता है? 3D10,4s2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो स्कैंडियम से क्रोमियम जाने पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली पे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है एंड देन डिक्रीज, उसके बाद से ये डिक्रीज कर रहा है। इट मीन्स दैट कि 3D सीरीज में क्या होगा? स्कैंडियम से क्रोमियम मेटेलिक स्ट्रेंथ पहले क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं। फिर मैग्नीज से जिंक मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि मेटेलिक स्ट्रेंथ के लिए रिस्पांसिबल जो होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा, और जितना ही ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा उतना ही मेटेलिक क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, और जितना ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड बनेगा मेटेलिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं पीरियड में 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो पहले मेटेलिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, फिर मेटेलिक स्ट्रेंथ घटता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डिक्रीज करता है। अगर हम ऑन द डाउन द ग्रुप बात करें, ठीक है, अगर हम बात करते हैं ऑन डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो जब हम ऑन डाउन द ग्रुप बात करते हैं, ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो मेटेलिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? इंक्रीज इसलिए करता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। और साइज इंक्रीज करने के कारण जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है बाय न्यूक्लियस,
वह कम लगता है, और कम लगने का ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। और यही रीजन है कि डाउन टू ग्रुप जाने पे मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो पहले क्या करेगा, इंक्रीज देन डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, और ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेटेलिक स्ट्रेंथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद से आपका आता है हीट ऑफ एटमाइजेशन। हीट ऑफ एटमाइजेशन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एटीएम एच से। हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी सब्सटेंस, या हम कह सकते हैं कि टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस एटम। जब हम कोई भी चीज 1 मोल लेते हैं और उसके 1 मोल, हम 1 मोल मालिक्यूल ले सकते हैं, 1 मोल कंपाउंड ले सकते हैं, उसको अगर हम 1 मोल गैसियस एटम में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी रिक्वायर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल सॉलिड है, ठीक है, मेटल साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेटल गैस बना रहे हैं, गैसियस एटम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई मेटल का क्या है, ये एक शीट है, ठीक है, ये सब मेटल है, ठीक है, ये मेटल एटम है जो मिल करके इस शीट को बनाए हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से एक एटम को इसमें से क्या करता हूँ, बाहर करता हूँ। तो इस एटम को बाहर करने के हमको हीट देना पड़ेगा। क्यों हीट देना पड़ेगा, कि सभी एटम एक दूसरे के साथ क्या है, मेटेलिक बॉन्ड के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि मेटल क्रिस्टल से मेटल एटम को हम यहाँ से क्या करें, बाहर करें, तो इसके लिए हमको हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। और जो हीट देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है मेटेलिक स्ट्रेंथ पे। क्यों मेटेलिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जितना ज्यादा मेटेलिक स्ट्रेंथ होगा, मेटल मेटल के बीच में जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा, मेटेलिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और फिर उस मेटल क्रिस्टल से उस मेटल को निकालने के लिए हमको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि मेटल स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अगर मेटेलिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसको तोड़ने की एनर्जी हमको ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन जो था वो मेटेलिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और मेटेलिक स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करता है, मेटेलिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मेटेलिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए, तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 3D सीरीज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। हम जानते हैं कि स्कैंडियम से जब हम क्रोमियम जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और जब हम मैग्नीज से जिंक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या करेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर हम जिंक की बात करते हैं तो जिंक के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं। देखिए, जिंक के पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं, तो 0 होने के कारण जो मेटल के बीच में इंटरेक्शन है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, वीक होता है। इसीलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन जिंक जो होता है वो क्यों सॉफ्ट होता है। इवन जिंक ही नहीं, ग्रुप 12, जो ग्रुप 12 के जितने भी एलिमेंट है, मतलब जिंक के ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे ऑल आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। इवन मरकरी तो लिक्विड फेज में पाया जाता है, यहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग इतनी वीक होती है कि आपका मरकरी जो लिक्विड फेज में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी जो होते हैं वह सॉफ्ट मेटल क्यों हैं, जबकि अदर ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं।
ठीक है। तो जिंक क्यों आपका सॉफ्ट होता है? तो जिंक सॉफ्ट आपका इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 0 होता है, जिससे मेटेलिक स्ट्रेंथ बहुत वीक होगा, मेटल मेटल के बीच इंटरेक्शन बहुत ही क्या होगा? कम होगा। ये क्वेश्चन आपका जो है आपसे पूछा हुआ है इन टेस्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का कि इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ जिंक इज द लोवेस्ट। जब हम स्कैंडियम से जिंक जा रहे हैं 3D सीरीज में, तो जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है जिंक का वो बहुत ही लोवेस्ट है, करीब करीब 126 किलो जूल पर मोल है। वाई रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि जिंक के पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होने का जो जिंक के बीच में इंट्रैक्शन होगा, जो जिंक की मेटल के बीच में जो इंट्रैक्शन होगा बहुत ही ज़्यादा क्या होगा? वीक होगा, और इसीलिए इसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है। कम हीट देने पर ही हम इसके एटम्स को क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। ठीक है। अब हम मेटेलिक स्ट्रेन के बेस पे एक और प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि यह हमारे पास कोई मेटल सॉलिड है, ठीक है, तो मेटल सॉलिड को अगर हम मेटल लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हीट देना पड़ेगा। तो मेटल सॉलिड का मेटल लिक्विड में कन्वर्ट होना ये क्या कहलाता है? मेल्टिंग। इसको हम मेल्टिंग बोलते हैं। और फिर मेटल लिक्विड को मेटल गैस में कन्वर्ट करना, ठीक है, इसको हम प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना मेल्टिंग, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना क्या होता है? बॉइलिंग होता है। तो जब हम सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो हीट देनी पड़ती है, और फिर लिक्विड को भी गैस में जब कन्वर्ट करते हैं तो हीट हमको क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये डिपेंड किस पर करता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है मेटेलिक स्ट्रेंथ पे। क्यों? क्योंकि मेटल के बीच में जितना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होगा मेटेलिक, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड एटम को दूर दूर करने के लिए। आपको मालूम है कि सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं क्योंकि इंट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लिक्विड के थोड़ा दूर होते हैं क्योंकि इंट्रैक्शन कम होता है, गैस के बाकी एकदम दूर दूर होते हैं क्योंकि केवल इंट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है। तो अगर हम सॉलिड को लिक्विड को गैस में ले जाएंगे तो हमको हीट देनी पड़ेगी। तो हीट देंगे तो सॉलिड लिक्विड में जाएगा, लिक्विड गैस में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनके बीच के इंट्रैक्शन को क्या करते जा रहे हैं? वीक करते जा रहे हैं हीट दे करके। तो यहाँ पर जो इंट्रैक्शन है वह क्या है? मेटेलिक स्ट्रेंथ है, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि जब हम 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से क्रोमियम तक, और फिर मैग्नीज से जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। लेकिन स्टूडेंट एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन पाया जाता है। थोड़ा इस ग्राफ को देखिए, ठीक है, यहाँ पर यहाँ 3D का है, ये 3D का ग्राफ है, इसको थोड़ा सा मोहरा बढ़ाया तो हम ये कह सकते हैं ये स्कैंडियम है। ठीक है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक आपका क्या हुआ? मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ा मतलब मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या किया? इंक्रीज किया। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब हम क्रोमियम से जिंक जाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो जब घट रहा है तो ग्राफ हमको ऐसे मिलना चाहिए, ग्राफ हमको ऐसे मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैग्नीज में एक अच्छा खासा डेप्थ मिल रहा है। जब हम क्रोमियम से मैग्नीज जा रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट एकाएक बहुत ज़्यादा कम हो गया, और फिर आयरन जब गए तो मेल्टिंग पॉइंट क्या कर गया? बढ़ गया। जबकि होना क्या चाहिए कि आयरन के कंपेरिजन मेल्टिंग पॉइंट जो मैग्नीज का होना चाहिए वह ज़्यादा होना चाहिए, मैग्नीज का ज़्यादा होना चाहिए और आयरन का कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैग्नीज की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्रोमियम से तो कम हो ही रही है, होना भी चाहिए क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, लेकिन आयरन से भी कम हो गया। अब ये क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पर डेप्थ क्यों दिखाई देता है? तो इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट, अगर हम मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3d5,4s2। ठीक है, 3d5,4s2 का क्या मतलब है? 3d5,4s2 का मतलब ये है, ठीक है,
कि यहाँ पर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका जो 3D है वो पूरा का पूरा हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड होने के कारण ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, और जब ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ये अपनी स्टेबिलिटी को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, क्योंकि जब स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करेगा तो कैसे करेगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, और ये अपने स्टेबिलिटी को क्या करता चाहता है, मेंटेन करके रखना चाहता है, और इसीलिए ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, ये आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को देता नहीं है, इसीलिए इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये कम लूज कर पाता है, आसानी से लूज नहीं करना चाहता, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कर जाता है, घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो जब हम क्रोमियम से मैग्नीज जाते हैं तो मैग्नीज के बाद एक्स्ट्रा स्टेबल 3d5 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करना चाहता, जिसके कारण मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वहीं अगर हम बात करते हैं 3D 4D 5D में, तो देखिए जैसे जैसे हम 3D से 4D गए, देखिए ये ग्राफ किसका है, 3D का, ये ग्राफ किसका है, ब्लू वाला 4D का, और ग्रीन वाला किसका है, 5D का। तो जैसे जैसे हम 3D 4D और 5D जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि 5D के केस में देखिए यहाँ पर किसका सबसे ज्यादा 3D में, क्रोमियम का, 4D में मॉलिब्डेनम, क्योंकि क्रोमियम के नीचे ही मॉलिब्डेनम आता है, एक ही ग्रुप के हैं, और मॉलिब्डेनम के नीचे कौन आता है, टंगस्टन। तो आप देख रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पे मेल्टिंग पॉइंट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मेटेलिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऑन डाउन द ग्रुप, ठीक है, जब हम ऑन डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑन डाउन द ग्रुप, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर टंगस्टन का जो है वो मेटेलिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि क्योंकि एक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ मतलब मेटेलिक स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, इसकी मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो अगर कोई पूछता है आपसे पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला कौन सा एलिमेंट है, तो पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखने वाला कौन है, टंगस्टन है। ये क्वेश्चन जीएस का है, ये आ सकता है। ठीक है, कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट से जिसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। किसकी सबसे ज्यादा होती है, टंगस्टन की ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। तो ये तीनों आप प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी, जो आप तीनों प्रॉपर्टी आपने देखा, मेटेलिक स्ट्रेंथ, हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी की सभी प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, मेटेलिक बॉन्डिंग पे। इसका मतलब अगर आपका मेटेलिक स्ट्रेंथ या मेटेलिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट क्लियर है तो आप मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को भी क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स के डेंसिटी और ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।